मैं चाहती हूँ कि तुम खैरियत से निकल जाओ, नंदिनी ने कहा। मैं उछल पड़ा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, वो बोली। मैं हिंदुस्तानी ज़रूर हूँ, मगर हिंदुस्तान में मेरी खालिसा कौम के साथ जो कुछ भी होता रहा है, उससे मुझे हिंदुस्तान से नफ़रत हो गई है। तुम लोगों की हकीकत जानने के बाद दो बातों से मुझे तुम दोनों से हमदर्दी हो गई है। पहली बात तो ये कि रत्ना का ताल्लुक मेरे धर्म से है, वो मेरे देश की रहने वाली है, मैं उसकी मदद क्यों ना करूं। और तुम, उसने एक बार मेरे चेहरे पर नज़रें जमा दीं। तुम पाकिस्तानी हो। हिंदुस्तान में जब खालसा तहरीक चली थी तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने इखलाकी तौर पर खालिसा तहरीक की हिमायत की थी। उस पर हिंदू हुक्मरानों ने पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां भी दी थीं। पाकिस्तान का हम पर बहुत बड़ा एहसान है और मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी पर बुरा वक्त आया है तो मैं उसकी तरफ से मुंह मोड़ लूँ। रत्ना तुम्हारा साथ दे रही है तो उसने तुम्हारी खातिर अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रखी है, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूँ। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स नंदिनी हमारी असलियत जान लेने के बावजूद हमारा साथ देने को तैयार हो गई थी। और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि शशावरी ने मुझे काबिल एतमाद नहीं समझा और तुम लोगों के बारे में गलत बयानी से काम लिया। अगर शशावरी को तुम पर एतमाद न होता तो हमें तुम्हारे पास हरगिज़ ना भेजती। मैंने जवाब दिया। शशावरी की एक मुख्तलिफ कहानी है। अगर वो हमें अपने क्वार्टर में जगह ना देती तो हम यकीनन पकड़े जा चुके होते। मैंने बात करते हुए गर्दन घुमाकर बरामदे की तरफ देखा। रत्ना ने हमें अंदर से देख लिया था और वो चाय बनाकर ला रही थी। करीब आकर उसने ट्रे दरमियान में पड़ी हुई मेज़ पर रख दी और एक कप उठाकर नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया और कुर्सी पर बैठ गई। चाय तो मैं पी लूँगी रत्ना, लेकिन वो जेवर कहाँ छुपा रखे हैं तुमने, नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। रत्ना इससे ज़ोर से उछली कि वो कुर्सी समेत उलट गई। नंदिनी के हलक से कहका उबल पड़ा। मैंने जल्दी से उठकर रत्ना को सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। तो तुम, वो नंदिनी की तरफ देखकर हकला कर रह गई। अरे, नंदिनी ने कप जल्दी से मेज पर रख दिया और आगे झुककर रत्ना का एक हाथ अपने हाथों में ले लिया। अरे तुम तो एकदम डर गईं, मैं तो मजाक कर रही थी। रत्ना ने मेरी तरफ देखा। मुझे इत्मीनान से बैठे देखकर उसकी आंखों में उलझन सी तैर गई। परेशान मत हो रत्ना, मैंने कहा। नंदिनी सब कुछ जान चुकी है, लेकिन ये हमारी तरफ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये वाकई तुमसे मजाक कर रही थी। रत्ना बहुत देर तक अपनी कैफियत पर काबू नहीं पा सकी थी। वो अजीब सी नज़रों से नंदिनी की तरफ देख रही थी। नंदिनी ने अपनी जगह से उठकर उसे अपने साथ लिपटा लिया। मैं वाकई मजाक कर रही थी, तुम तो डर गईं। बैठ जाओ, चाय पियो, ठंडी हो रही है। नंदिनी ने उसका कंधा थपथपाया। रत्ना दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसे बताने लगा कि नंदिनी ने किस तरह हमारे बारे में बिल्कुल सही राय कायम की थी। मैंने उसे वो सर्कुलर भी दिखाया। अगर मेरी नीयत ख़राब होती तो तुम लोगों को इस बात की हवा भी नहीं लगने देती और खामोशी से पुलिस को यहाँ बुलवा लेती। तुम लोगों को तो उस वक्त पता चलता जब तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ पड़ चुकी होती। नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी। मैंने परसों रात ही तुम्हारी बातों से अंदाज़ा लगा लिया था कि तुम हिंदू नहीं सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो। हम दोनों का धर्म एक है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज हो। तुम लोगों को खैरो आफियत से यहाँ से निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके लिए चंद रोज़ इंतज़ार करना पड़ेगा, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक तुम लोगों की तलाश का हंगामा ठंडा नहीं हो जाता। रत्ना उसकी बातों से बज़ाहिर मुतमईन हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि उसके अंदर खलबली मची हुई थी। इसी दौरान शशावरी भी पहुंच गई। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। वो अपनी ड्यूटी से सीधी यहाँ आई थी
क्योंकि उसके जिस्म पर भी गुलाबी साड़ी थी और सीने पर बैज भी लगा हुआ था। नंदिनी ने उससे भी शिकायत की। उसने हमारे हवाले से उसे काबिल एतमाद नहीं समझा और हमारे बारे में सच्ची बात नहीं बताई। शशावरी का जवाब वही था कि अगर भरोसा ना होता तो हमें यहाँ लेकर न आती। अंबर से सयाहों की आखिरी बस 8 बजे जाती थी, इसलिए तो शशावरी वापस चली गई और रत्ना और नंदिनी रात के खाने की तैयारी करने लगीं। मैं बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया और नंदिनी के बारे में सोचने लगा। मैं सोच रहा था कि वो हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रही। ऐसा तो नहीं कि हमें धोखे में रख कर अचानक ही हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर डाले। बहरहाल हमें इस सिलसिले में मोहतात रहने की ज़रूरत थी। खाने के बाद नंदिनी देर तक हमारे कमरे में बैठी रही और जब वो अपने कमरे में चली गई तो मैं और रत्ना देर तक सरगोशियां करते रहे और आखिरकार मेरी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगीं। यहाँ रहते हुए हमें 5 रोज हो चुके थे। इस दौरान हमारा ज़्यादा वक्त बंगले के अंदर रहते हुए ही गुजरा था। अलबत्ता शाम के बाद हम पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते और देर तक खुले मैदान में टहलते रहते। नंदिनी का मातहत गुप्ता भी हमसे कुछ बेतकल्लुफ हो चुका था। वो वाकई बड़ा सीधा सादा मतियो फर्माबरदार किस्म का आदमी था। नंदिनी और रत्ना को दीदी कहकर बुलाता था। इन 5 दिनों के दौरान शशावरी बाकायदगी से आती रही थी। उसने हमें एक पुराना सा अटैची केस भी लाकर दे दिया था। हमने अपना माल और कपड़े उसमें रख लिए थे। नंदिनी भी कम से कम 3 मरतबा शशावरी के साथ जयपुर जा चुकी थी। वो 7वां रोज था नंदिनी जयपुर गई हुई थी। उसकी वापसी शाम 7 बजे के करीब हुई। उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। रत्ना ने फौरन ही चाय बनाकर उसे पेश कर दी। बहुत थकी हुई हो और परेशान भी नजर आ रही हो। कोई खास बात? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम लोगों की तलाश का सिलसिला अभी तक जारी है और अब कुछ नए तरीक़ेकार इख्तियार किए जा रहे हैं। इस मरतबा टूरिज्म के गेस्ट हाउसेज और सरकारी डाक बंगलों को भी चेक किया जा रहा है। मुझे शुबा है किसी रोज वो लोग इस तरफ का रुख भी ना कर लें, नंदिनी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इससे पहले ही यहाँ से चले जाओ और मैं इसी सिलसिले में भाग दौड़ कर रही हूँ। एक तरकीब मेरे जहन में आई है। अगर मेरी कोशिश कामयाब हो गई तो उसके लिए कुछ रकम खर्च करना पड़ेगी। कितनी रकम? मैंने पूछा। 30-40 हज़ार, नंदिनी ने जवाब दिया। इस प्लान में 3-4 आदमी मुलव्विस होंगे। उन्हें रकम का लालच देकर ही आमादा किया जा सकता है। प्लान क्या है? मैंने दरियाफ्त किया। हमारे हेडक्वार्टर से दूसरे शहरों के लिए भी टूरिज्म का इंतज़ाम किया जाता है, नंदिनी ने जवाब दिया। ऐसा उस वक्त होता है जब किसी एक पॉइंट पर जाने वाले सयाहों की तादाद कम से कम 40 हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज कल में सारिस्का पैलेस के किसी टूर का इंतज़ाम हो जाए। मैंने डायरेक्टर से भी बात की है। सारिस्का पैलेस यहाँ से कितनी दूर है? मैंने पूछा। तकरीबन 100 किलोमीटर, नंदिनी ने जवाब दिया। दिल्ली की तरफ जाने वाली हाईवे पर तकरीबन 60 किलोमीटर आगे जाकर शुमाल की तरफ एक सड़क निकलती है जो सारिस्का और सलसरत से होती हुई अलौर तक चली जाती है। सारिस्का दिल्ली नेशनल हाईवे नंबर 8 से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये इलाका घने जंगलात से पटा हुआ है जहाँ टाइगर, चीते, नीलगाय, रीछ, हिरन और दूसरे जंगली जानवर बकसरत पाए जाते हैं। सारिस्का उसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती है। यहाँ एक कदीम तारीखी महल भी है, एक बहुत शानदार प्राइवेट होटल और चंद रेस्टोरेंट्स हैं। शिकार और जंगली हयात से दिलचस्पी रखने वाले गैर मुल्की सयाह इस तरफ आते जाते रहते हैं। अगर इस टूर का बंदोबस्त हो गया तो समझो यहाँ से निकलना आसान हो जाएगा। वो कैसे? मैंने पूछा। इस बस के ड्राइवर और गाइड को रिश्वत देकर अपने साथ मिला लिया जाएगा, नंदिनी ने जवाब दिया। मैं समझा नहीं। मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें गाड़ी चलाना आती है ना? मेरा मतलब है बस चला सकते हो ना?
नंदिनी ने पूछा। मैंने इस बात में सर हिला दिया तो वो बात जारी रखते हुए कहने लगी, ड्राइवर की वर्दी तुम्हें पहना दी जाएगी और गाइड की साड़ी रत्ना को। असल ड्राइवर और गाइड आम मुसाफिरों की हैसियत से बस में सफ़र करेंगे। सारिस्का पहुंचकर तुम दोनों अलौर और वहां से दिल्ली या आगरा की तरफ निकल जाना। अगर गाइड भी कोई मर्द हुआ तो रत्ना क्या करेगी? मैंने पूछा। बैरूनी ट्रिप्स पर आमतौर पर लेडी गाइड्स को भेजा जाता है, नंदिनी ने जवाब दिया। मैं कोशिश करूंगी कि उस बस पर भी किसी लेडी गाइड ही की ड्यूटी लगवाई जाए। तो ये बंदोबस्त कब होगा? मैंने पूछा। कोशिश करूंगी कि परसों तक ये टूर अरेंज हो जाए, नंदिनी ने जवाब दिया। और अगर बाद में राज खुल गया कि तुमने हमें फरार होने में मदद दी थी तो जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, जानती हूँ, नंदिनी ने जवाब दिया। लेकिन मेरे साथ जो होगा मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम लोग तो निकल जाओगे और जब तुम लोग खैरियत से अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे तो मुझे याद कर लेना। बात करते हुए उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उससे अगले रोज़ शाम 7 बजे के करीब नंदिनी को टेलीफोन पर कोई पैगाम मिला। उसके थोड़ी ही देर बाद वो अपने कमरे में चली गई और 15-20 मिनट बाद बाहर निकली तो मैं उसे देखकर चौंक गया। वो कहीं जाने के लिए तैयार हुई थी। हल्के नीले रंग की साड़ी उस पर खूब जच रही थी। हल्के से मेकअप ने उसके हुस्न को निखार दिया था। कहीं जा रही हो? मैं पूछे बगैर नहीं रह सका। डायरेक्टर साहब ने तलब किया है अपने बंगले पर, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हो सकता है मैं देर से वापस लौटूं। मैं गुप्ता को यहाँ छोड़ जाऊंगी। अगर मेरी अदम मौजूदगी में टेलीफोन की घंटी बजे तो तुम लोग बिल्कुल रिसीवर मत उठाना, गुप्ता ही कॉल रिसीव करेगा। नंदिनी को ऐसी कोई हिदायत देने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ रहते हुए कई मर्तबा फ़ोन की घंटी बजी थी, लेकिन हम फ़ोन के करीब भी नहीं गए थे। नंदिनी 8 बजे वाली बस पर चली गई। उसके थोड़ी ही देर बाद गुप्ता आ गया और रात का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी उसने संभाल ली। खाना खाने के बाद हम दोनों तो अपने कमरे में आ गए और गुप्ता बर्तन धोने के बाद सिटिंग रूम में सोफे पर लेट गया और रत्ना सरगोशियों में बातें करते रही और वक्त धीरे धीरे बीतता रहा। करीब टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं कमरे से निकलकर सिटिंग रूम में आ गया। गुप्ता सोफे पर सो रहा था। उसके खराटे फ़ोन की घंटी की आवाज़ से ज़्यादा तेज थे। मैं आगे बढ़कर गुप्ता को झंझोड़ दिया और टेलीफोन की तरफ इशारा किया। उसने जल्दी से उठकर रिसीवर उठा लिया और कुछ देर तक फ़ोन पर बात करता रहा और फिर रिसीवर रखकर मेरी तरफ मुड़ गया। दीदी सुबह आएगी, आप लोग भी सो जाइए, उसने कहा और सोफे पर लेट गया। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर अपने कमरे में आ गया। रत्ना सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। नंदिनी का फ़ोन था, वो वहीं रहेगी। मैंने आगे बढ़ते हुए कहा, कहाँ? रत्ना ने बेइख्तियार पूछ लिया। अपने डायरेक्टर की कोठी पर, उसे हमारे फरार का बंदोबस्त करना है, मैंने जवाब दिया। बेचारी, रत्ना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हमारे लिए क्या कुछ कर रही है? मैं जवाब देने के बजाय पलंग पर लेट गया। रत्ना तो उसके थोड़ी देर बाद सो गई। मुझे देर तक नींद नहीं आ सकी। मैं यही सोचता रहा कि हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि नंदिनी जानबूझकर यहाँ से हट गई हो और रात को किसी वक्त छापा पड़ जाए। मैंने अपना पिस्तौल तकिए के करीब रख लिया। बाहर कोई पत्ता भी खड़कता तो मैं चौंक पड़ता। कई बार जैसे बाहर तारीकी में दबे दबे कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी और कई मर्तबा मैंने उठकर खिड़कियों से झांका था, मगर सब कुछ मेरा वाहिमा साबित हुआ। दिन की रोशनी फैलने लगी। डरबे में बंद मुर्गियों में 3-4 मुर्ग भी थे। उन्होंने बारी बारी बांगें देना शुरू कर दी। अब मुझे इत्मीनान हो गया कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा। रात भर जागते रहने से मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं नींद की आगोश में चला गया। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।